बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान है और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एवरीवेयर के प्लेटफॉर्म से। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जो नस्ट के हवाले से हमने की है, उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि हम जिस तरह एनसीएस की सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं ना, इसी तरह हम यूनिवर्सिटीज़ की नई सीरीज़ भी लेके चल रहे हैं, साथ में हमने आगाज़ किया है। तो अपने यूथ के लिए यार पूरी कोशिश होगी कि जितनी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाई जाए, क्योंकि मैंने एक चीज़ की कमी फ़ील की है, वो ये कि हमारे जो यूथ है ना उसको एफएससी के बाद जो है ना उनकी डायरेक्शन ज़्यादातर लोगों की क्लियर नहीं होती है और उनको नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, बेसिकली जो आपकी डायरेक्शन है वो नॉलेज बेस पे ही होती है ना, तो इसलिए आपकी जो जब नॉलेज इतनी नहीं होती तो आपकी डायरेक्शन भी उस वजह से वीक होती है। और ये ज़्यादातर उन ख़ानदानों में ज़्यादा है जिसमें जो है ना आपकी कोई बड़ा बहन भाई जो है ना वो यूनिवर्सिटी में नहीं है। मतलब वो क्योंकि हर ख़ानदान में कोई ना कोई पहला तो होगा ना, मतलब बहन भाइयों में कोई पहला तो होगा ना जिसे जाना है, तो बाद वाले तो फिर थोड़ा सा कम्फर्टेबली चले जाते हैं। तो बेसिकली इसका भी मकसद जो है वो यही है। तो आइए चलते हैं, आज की जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस प्याज, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, इस्लामाबाद। अच्छा, ये क्या है? टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021, 2022, 2023, क्यूएस रैंकिंग एशिया सिंस 2014, और नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है। एचईसी रैंकिंग इसकी जो है वो 2006, 2010 और 2013 में इसको ये करार दिया गया है नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसकी ये कैंपसेस के नाम है, ये कराची इंस्टीट्यूट ऑफ पावर इंजीनियरिंग कॉलेज किनपोए सी कराची, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग कॉलेज निबजी सी फैसलाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेजर्स एंड ऑप्ट्रॉनिक्स कॉलेज नीलोब सी इस्लामाबाद, और न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी कॉलेज NIABC फैसलाबाद। ठीक है, एडमिशन 2024 की बात हो रही है, और BS MS और PhD प्रोग्राम्स की। इसमें जो साइलेंट फीचर्स हैं वो क्या हैं? अमंग द पाकिस्तान टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, इसमें कोई शक नहीं। हाईली क्वालिफाइड फुल टाइम फैकल्टी विद मोर देन 100 PhD। ठीक है, स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च लेबॉर्टरीज हैं, राउंड द क्लॉक एक्सेस टू डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटिंग इंटरनेट फैसिलिटी, मेल फीमेल हॉस्टल्स, लिमिटेड सीट्स एंड प्याज ट्रांसपोर्ट फॉर डे स्कॉलर्स। ठीक है, बहुत बड़ी सहूलत है ये। वेल एस्टेब्लिश एंड हाईली सक्सेसफुल एंड एक्रीडेटेड BS MS PhD प्रोग्राम्स, एक्सीलेंस ऑफ प्याज ग्रेजुएट वेल रिकॉग्नाइज्ड एट नेशनल इंटरनेशनल एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब आते हैं इसके 4 ईयर BS प्रोग्राम में, जिसको हमने कहा था कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है बेसिकली ये। इसमें क्या क्या है इनके पास? केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग, फिजिक्स। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए मेट्रिकुलेशन में, इंटरमीडिएट में एलिजिबिलिटी के लिए। फॉर इंजीनियरिंग प्रोग्राम स्टूडेंट विद FSCP इंजीनियरिंग और ICS विद फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस एज मेजर सब्जेक्ट्स कैन अप्लाई। मतलब ICS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें वो नहीं है। प्री मेडिकल भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर BS कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेज एंड BS फिजिक्स। मतलब प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन में और BS फिजिक्स में। स्टूडेंट विद प्री मेडिकल बैकग्राउंड हु हैव टेकन मैथमेटिक्स एडिशन आर आल्सो एलिजिबल। मतलब कि जिन्होंने मैथमेटिक्स को वो किया हुआ है, एडिशन सब्जेक्ट लिया हुआ है बायो के अलावा, वो भी एलिजिबल है। स्टूडेंट्स अवेटिंग देयर फाइनल रिजल्ट्स बट एक्सपेक्टिंग टू सिक्योर रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स में आल्सो अप्लाई। ठीक है, होप सर्टिफिकेट पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको होपफुल है कि आपके 60% से अबव मार्क्स होंगे। तो अच्छा, ये बड़ी जो चीज़ जो है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिलेक्शन जो होती है वो स्ट्रिक्टली इस बेस पे होती है कि प्याज का जो एडमिशन टेस्ट है वो 60% काउंट होता है, मैट्रिक जो है वो 15% है, FSC जो है वो 25% है, O लेवल अगर A लेवल किया तो वो 40% है। मतलब कि हाँ, 40% ऑफ O लेवल इक्विवेलेंस फ्रॉम दिस और एडमिशन ऑन द बेस ऑफ SAT द प्याज कोड ऑफ दिस रिसीव SAT इज दिस एंड द इंस्टीट्यूशनल कोड ऑफ ACT दिस। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसमें ये 2 चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। वो ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें आपका जो मैट्रिक और FSC है वो बहुत मैटर करता है, उसके मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जिसमें जो आपका उस यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट होता है ना वो बहुत मैटर करता है। तो याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले ये चीज़ लाजमी देखिएगा, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटीज़ का अगर आपका एकेडम जो है ना एंट्री टेस्ट बहुत मैटर कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके मैट्रिक FSC में कम मार्क्स भी है ना, तो अगर आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी में आप आसानी एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ आपने करना क्या है, ECAT की तैयारी करनी है और डट के करनी है। ठीक है ना। और लेकिन अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आपके FSC मैट्रिक के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, टेस्ट बहुत कम मैटर करता है, तो उसमें फिर आपका ये है कि आपके FSC मैट्रिक में अच्छे मार्क्स होने चाहिए और आपके टेस्ट के इतनी अच्छी तैयारी ना भी हो तो आप निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपके FSC और मैट्रिक में इतने अच्छे मार्क्स नहीं है तो उसमें बहुत रेयर चांस होता है कि अगर आप एकेडमिक्स टेस्ट अच्छा दे भी दें तो तब भी आपका एडमिशन हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि वन ऑफ द यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की UAT, जिसमें ये चीज़ चलती है, हम उस पर आएंगे तो उसका जो मेरिट क्राइटेरिया है तो वो भी मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर दोबारा आते हैं जिस पर हम पहले थे कि ये FSC से तो ठीक है ना, आपको समझ आ गया 60 और ये देखिए 25, 15, 40, 100।
लेकिन ओ लेवल और ए लेवल में क्या होगा कि 40% ऑफ ओ लेवल इक्विवेलेंस होगी फ्रॉम आईबीसीसी, और मतलब ओ लेवल के 40% काउंट होंगे अगर ओ लेवल ए लेवल किसी ने किया, या फिर एडमिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ सैट और एसीटी स्कोर, ठीक है ना। मतलब इसके लिए मैंने इस वीडियो बनाऊंगा ये क्या बुलाया है, ठीक है ना, सैट और एसीटी। द प्याज इंस्टीट्यूशनल कोड टू रिसीव दिस, ये आगे चल के हम देखेंगे कि क्या चीज़ है ये कोड, बेसिकली प्याज इंस्टीट्यूशन के लिए। सैट 2 रिजल्ट्स ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स लेवल 2, मिनिमम स्कोर ऑफ 2000 इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और द एसीटी कंपोजिट स्कोर शुड बी एटलीस्ट 25 और मोर टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। सैट 2 एसीटी स्कोर मस्ट रीच रजिस्ट्रार प्याज लेटेस्ट बाय जुलाई 5। मतलब उन्होंने एक तो स्कोर्स का बता दिया कि सैट 2 में कितना स्कोर होना चाहिए और एसीटी कंपोजिट में कितना होना चाहिए, और ये बता दिया कि आपका जो स्कोर है वो मैक्सिमम कब तक पहुंच जाना चाहिए, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो प्याज आल्सो ऑफर एडमिशन टू मेंबर्स ऑफ ओलंपियड टीम्स सेलेक्टेड अंडर स्टेम करियर प्रोग्राम इन इट्स बीएस प्रोग्राम विदाउट एनी इंटरसेट। बड़ी ज़बरदस्त बात की गई है कि इसमें जो प्याज है ना वो बेसिकली हम ना ओलंपियड का ना वो उस जगह कर रहे थे कि वो बेसिकली क्या चीज़ है ना, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली, ठीक है। और जो किसी मतलब कह लें आप अंडर स्टेम कैरियर प्रोग्राम के तहत जो वो सेलेक्ट होते हैं किसी भी ओलंपियड टीम में, ठीक है। तो ये उनके लिए कि वो विदाउट एंट्रेंस जो है वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, बेसिकली वो एडवांटेज दिया ना। और याद रखिएगा कि ना आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं या आपकी किसी सपोर्ट में डिस्टिंक्शंस होती हैं तो उसको आप जो है वो क्या कहते हैं उसको वो करा सकते हैं, उसको कैश करा सकते हैं अपने एडमिशन के दौरान। तो अगर आपने कभी भी एफएससी मैट्रिक में अच्छी मतलब डिस्टिंक्शन हासिल की है स्पोर्ट्स में या कोई किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कोई डिस्टिंक्शन हासिल की, तो वो काइंडली जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना आप वो काइंडली एक तो एडमिन के थ्रू अप्लाई करते हुए पता भी कर लिया करें कि ये किस स्टेज पे मुझे जमा कराने, और उनको लाजमी मेंशन किए करें अप्लाई करते हुए, क्योंकि इनकी बड़ी वर्थ होती है, ठीक है। आगे क्या आ गया, नीड बेस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल, मतलब वो कह रहा है कि नीड बेस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो वही वाली बात लास्ट वीडियो में जिस तरह मैंने आपको कहा कि इसमें भी जो नीड बेस्ड आपको फाइनेंशियल सपोर्ट अगर चाहिए ना तो आपने ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्लाई करना है, ना कि आप इंतजार करें कि मेरा एडमिशन हो जाए तो तब मैं अप्लाई करूँगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं एमएस प्रोग्राम की तरफ। एमएस प्रोग्राम बेसिकली वो प्रोग्राम होते हैं जो आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आप एलिजिबल होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। तो इसमें एडमिशन इज़ ओपन टू ऑल द 18 एमएस प्रोग्राम्स, मतलब कि वो ये कह रहा है कि इनके पास 18 तकरीबन एमएस प्रोग्राम्स हैं जो कि कितने अवेलेबल हैं इन चारों कैंपसेस में जो हमने ऊपर जिक्र किया, और ये 2 कंडीशंस में अवेलेबल है, फेलोशिप और रेगुलर फ़ी बेसिस। रेगुलर फ़ी बेसिस मतलब ये कि जिस तरह आप नॉर्मली यूनिवर्सिटी में फ़ीस दे के पढ़ते हैं, एक वो है, और दूसरा फेलोशिप है। फेलोशिप से मुराद ये होती है कि यार इसमें कुछ सीटें होती हैं, ठीक है, इसमें कुछ सीटें होती हैं, उसमें ये होता है कि आपका अगर आप फेलोशिप में अप्लाई करते हैं ना तो आपका जो है वो आपको मंथली, अगर आप उसकी बेस पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको एक तो मंथली स्टिपेंड मिलता है जो कि अभी हम आगे देखेंगे, और क्या होता है इसमें उसके साथ साथ जो है वो आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब कि 2 साल की एजुकेशन के बाद आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट मिल जाती है, ठीक है। और वो कहाँ मिल जाती है, आपको एटॉमिक एनर्जी में मिल जाती है, चांस होता है, या नेस्कॉम में मिल जाती है, या केरल में मिल जाती है, ठीक है। वो आपने प्रायोरिटी मेंशन करनी होती है कि आप किस प्रेफरेंसेस मेंशन करनी होती है कि आप किस में जाना चाहते हैं, और वो आपकी मेरिट की बेस पर आपको कहीं भी आफ्टर एजुकेशन जो है वो भेज देते हैं। तो एमएस प्रोग्राम से प्याज और आइडली सुटेबल फॉर दोज कैंडिडेट हु वांट टू परस्यू कैरियर इन हायर एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब उन्होंने एक फीचर लिख दिया कि ज़्यादातर ये उनके लिए सुटेबल है जो कि हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं। अच्छा, एमएस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तमाम नेशनल, पाकिस्तानी नेशनल, और उनकी क्वालिफिकेशन इतनी हो 16 ईयर, ठीक है। प्रॉब्ली फर्स्ट क्लास में एकेडमिक कैरियर रिक्वायर्ड होता है। हाउ एवर 1 सेकंड डिवीजन जो है वो अलाउ है, लेकिन वो फाइनल डिग्री में अलाउ नहीं है, ठीक है। मतलब कि एक सेकंड डिवीजन जो है वो फाइनल डिग्री में अलाउ नहीं है। फाइनल डिग्री से जो प्रीवियस डिग्रीज हैं उसमें अगर आपका सेकंड डिवीजन है भी तब भी आप एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए, अदरवाइज आप नहीं होंगे अगर आपके फाइनल डिग्री में सेकंड डिवीजन हुई। इन केस ऑफ सेमेस्टर सिस्टम इतना CGP चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे इसके हवाले से, GP के हवाले से। आगे लिखा है कि कैंडिडेट हैविंग BS 4 ईयर्स या फिर MSc इन कंप्यूटर साइंस जियोलॉजी मस्ट हैव स्टडीड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, तब जाके आप MS प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल होंगे। और कैंडिडेट एक्सपेक्टिंग कंप्लीशन ऑफ द डिग्री रिक्वायरमेंट बाय 31 दिसंबर में आल्सो अप्लाई। समझ आ रही, मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपने अंडर ग्रेजुएट जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उसकी डिग्री कंप्लीशन आपकी 31 दिसंबर को होगी इस साल के, तब भी आप एलिजिबल MS में अप्लाई कर सकते हैं आप। और एज लिमिट, देयर इज नो एज लिमिट फॉर एडमिशन और रेगुलर फी बेसिस। रेगुलर फी बेस पे तो कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन फेलोशिप की जो एज लिमिट है ना वो 32 साल है MBBS डॉक्टर्स के लिए, और 27 साल है बाकी तमाम के लिए, ठीक है। और 30 जून के हिसाब से 27 साल और 32 साल, ठीक है, 2024। मेरिट विल बी डिटरमाइंड बाय प्याज एडमिशन टेस्ट, इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग टेस्ट फॉर फेलोशिप ओनली।
मतलब कि जो मेरिट होगा वो प्याज एडमिशन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और ये अलग से एक चीज़ होगी पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग टेस्ट, जिसको आप साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी कहते हैं ये, लेकिन ये सिर्फ फेलोशिप के लिए होगा। बाकियों के लिए जो रेगुलर होंगे उनके लिए एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू जस्ट होगा। और अप्लाई किस तरह कर रहे हैं, जब जैसी एडवर्टाइजमेंट आती है नेशनल न्यूज़पेपर में, तो आप जो है वो इस वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपने क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है और क्या अपने CNIC की मदद से, ठीक है, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और कोई भी ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल नहीं होगा जो डाउनलोड करके हैंड रिटन किया जाए, सब ऑनलाइन होगा, ठीक है। और कोई भी वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन जो है वो हार्ड फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, सब कुछ ऑनलाइन है। मैंने बताया ना, सब कुछ ऑनलाइन है, जॉब है, इंटरव्यू, जॉब्स, एडमिशन सब ऑनलाइन है। एप्लीकेशन डेडलाइन 24 मई है, जबकि मैं वीडियो बना रहा हूँ 26 मई को। वो क्यों? क्योंकि बस वो लेट हमने स्टार्ट किया सीरीज़ को, लेकिन मैं अभी क्यों फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, इसकी वजह है कि जो इसकी डेट है ना वो 31 मई तक एक्सटेंड हो गई है, लेकिन लेट फीस के साथ। मतलब कि आपको फ़ीस थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन 31 मई तक आप अभी भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, जो कि देखें यहाँ मेंशन भी है। ऑनलाइन सबमिशन विद इन ड्यू डेट आपकी 3500 फीस है, लेकिन अगर आप लेट डेट के साथ अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ीस 4000 होगी, ठीक है। और ये देखें, ये तीनों के लिए सेम फीस है, BS, MS और PhD, ठीक है। और वो क्या लिखा हुआ है, देयर विल बी नो बैंक सर्विस चार्जेस फॉर सबमिशन ऑफ फीस थ्रू एनी ब्रांच ऑफ अस्करी से अप्लाई करेंगे तो कोई भी बैंक सर्विस चार्जेस नहीं होंगे। हाउएवर पेमेंट थ्रू मोबाइल ऐप, बैंकिंग ऐप और इंटरनेट बैंकिंग विल रिक्वायर एडिशनल सर्विस चार्जेस। मतलब अगर आप मोबाइल बैंकिंग ऐप्स यूज़ करते हैं या इंटरनेट बैंकिंग ऐप्स यूज़ करते हैं तो वो उसमें एडिशनल चार्जेस होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अस्करी बैंक के थ्रू करते हैं तो कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होंगे। एडमिशन टेस्ट मुल्क के 18 बड़े शहरों में होगा, ठीक है। और ये उसका जो है वो डायरेक्टरेट एकेडमिक्स है और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, और ये उसका एड्रेस है और फ़ोन नंबर वगैरह है। अच्छा, अब हम आते हैं MS फेलोशिप के बारे में। तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन क्या चीज़ आपको देता है? देखें, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ये है यूनिवर्सिटी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज प्याज, लेकिन ये है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो कि ये फेलोशिप देता है, ठीक है। और फेलोशिप किसके लिए? इंजीनियर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए, मेडिकल डॉक्टर्स के लिए। और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड सम अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफर फेलोशिप ऑफ MS टू MS स्टूडेंट्स एट प्याज एंड किनपोएसी। सिर्फ इन 2 कैंपसेस में जो है वो फेलोशिप ऑफर होती है, बाकी 2 कैंपसेस में फेलोशिप नहीं है। मतलब ये जो प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे ना, ये अभी सिर्फ इन 2 कैंपसेस में पढ़ाए जा रहे हैं, बाकी 2 कैंपसेस के जो प्रोग्राम्स हैं वो मेरे ख्याल से भी फेलोशिप के लिए एलिजिबिलिटी में नहीं आते। इस तरह का सीन है। और सम अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने आपको बताया कि जो रिमेनिंग स्ट्रेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आती हैं, जैसे नेस्कॉम है, आपकी KRL है। नेस्कॉम के अंदर फर्दर जो है वो बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। वो हम फर्दर किसी दिन स्टडी डिस्कस कर लेंगे। स्टिपेंड आपको इतना मिलेगा ड्यूरिंग आपकी MS में, ठीक है। और लेकिन सब्जेक्ट टू डिडक्शन होगा एज़ पर पॉलिसी, मतलब खाने पीने की जगह इसमें से काट ली जाएंगे मेस के, और मतलब क्लोथिंग वगैरह, ये जो भी आपकी लॉन्ड्री वगैरह सर्विसेज होंगी वो काट ली जाएंगे। लेकिन वैसे आपको लमसम इतनी पेमेंट होगी, इसमें से कटिंग होने के बाद जो है ना वो कम हो जाएंगे, ठीक है। टोटल ये अमाउंट होगी। लेकिन आप जब 2 साल गुजार लेंगे, MS कंप्लीट कर लेंगे, तो आपकी अमाउंट इंशाल्लाह बहुत बढ़ जाएगी। वो इक्विवेलेंट क्या होगी? SP सेट होगी। SP सेट बेसिकली BPS 17 के बराबर होता है, ठीक है। और आपकी फ्री इंडोर मेडिकल ट्रीटमेंट होगी। और फेलो स्टूडेंट्स हैव टू प्लेज अ बॉन्ड। हाँ, याद रखिएगा, कोई भी चीज़ जो है वो फ्री नहीं होती। जब कभी भी आप जो है वो इसके तहत अपनी डिग्री करेंगे ना, तो आपने बॉन्ड फिल करना होगा कि आप किसी भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी गवर्नमेंट के किसी और डिपार्टमेंट को 5 साल के लिए सर्व करने के पाबंद होंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने आपका 2 साल ये फेलोशिप करने के बाद इरादा बदल जाता है, तो क्या होगा? क्या आपने अपनी जो जितनी भी 2 साल का खर्चा हुआ होगा ना आपके ऊपर, वो आपने वापस करना होगा, ठीक है। और आपने हाँ, इसके बाद आपकी इंडक्शन हो जाएगी 17 ग्रेड में, लेकिन आपने GPA मेंटेन रखना होगा 3, अदरवाइज़ आपकी इंडक्शन इसमें नहीं हो सकेगी। अच्छा, ये नीचे प्रोग्राम्स हैं, आप देख लें इसको, ठीक है। किनपोएसी कराची में कौन से प्रोग्राम्स हैं? NIP GEC फैसलाबाद में, ठीक है। और ये देखें, रेगुलर ओनली, इसका मतलब ये फेलोशिप में अवेलेबल नहीं है। और प्यार इस्लामाबाद में देखें, फेलोशिप में भी अवेलेबल है, रेगुलर में भी अवेलेबल है। ये आप प्रोग्राम सारे देख लें जिसमें आप करना चाहते हैं। और स्कॉलरशिप एंड फंडिंग फ्रॉम IT इंडोमेंट फंड, ये अलग से एक स्कॉलरशिप है, ये फेलोशिप से अलग है। IT इंडोमेंट फंड स्कॉलरशिप फॉर MS कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, मतलब सिर्फ इनके लिए, ठीक है। और इसमें जो मंथली स्टिपेंड है वो 28,000 है MS के लिए, PhD के लिए 35,000 है। और इसमें भी आपने बॉन्ड फिल करना होगा 5 साल के लिए, ठीक है, कि आप सर्व करेंगे कंट्री को। और स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो जाबर बिन एहान स्कॉलरशिप्स हैं, मैरी क्यूरी फेलोशिप प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो कि बाहर से लोग अप्लाई करेंगे ना, ये उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं। और 10 डिटेल्स फॉर फेलोशिप प्री रिक्विजिट आर अवेलेबल। और मज़ीद जो आपके फेलोशिप के लिए प्री रिक्विजिट्स है ना, मतलब कि इसकी एलिजिबिलिटी के लिए, वो आपको इस वेबसाइट से मिल जाएंगे। नीचे 3 QR कोड है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप अभी अपनी स्क्रीन में ये मोबाइल फ़ोन के थ्रू, जो अगर आपके पास कोई ऐप है ना QR कोड की, तो आप उससे देख सकते हैं। ये प्याज की वेबसाइट खुल जाएगी, एडमिशन के लिए ये वेबसाइट खुल जाएगी,
इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए खुल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पीएचडी प्रोग्राम्स पे। तो इसमें क्या कहा गया है कि आपने आपकी जो पीएचडी के लिए आपकी 18 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए इतनी जीपी के साथ, 3 के साथ, ठीक है। और फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए अगर आपने एनुअल सिस्टम के साथ एमएस किया है, और अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम के साथ किया तो आपका 3 जीपी होना चाहिए, और आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और बैचलर में आपका 2.5 होना चाहिए, ठीक है। एमएस में 3 और बैचलर में 2.5, तब जाके एलिजिबल है पीएचडी के लिए। और उसके बाद जीआरई जनरल स्लैश सब्जेक्ट 60 परसेंटाइल के साथ होना चाहिए, और गैट स्लैश हैड जो है वो 60 परसेंटाइल के साथ, और यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट टेस्ट सब्जेक्ट फॉर विच गैट एंड जीआरई आर अनअवेलेबल, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आपने जीआरई जनरल सब्जेक्ट दिया हो या फिर सब्जेक्ट दिया हो 60 परसेंटाइल के साथ, या फिर गैट हैड जनरल सब्जेक्ट दिया हो 60 परसेंटाइल के साथ, या फिर यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट टेस्ट दिया हो सब्जेक्ट फॉर विच गैट एंड जीआरई आर अवेलेबल। मतलब ऐसे सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो जिसमें गैट और जीआरई आर अवेलेबल होता है, उसमें आपने यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट टेस्ट देना है और उसमें 60% होनी चाहिए, ठीक है। फॉर डिसिप्लिन चेंज सब्जेक्ट टेस्ट इन द डिसिप्लिन ऑफ एडमिशन विद मिनिमम दिस विल बी रिक्वायर्ड। अगर आप डिसिप्लिन चेंज कर रहे हैं, मतलब एमएस से आप पीएचडी प्रोग्राम चेंज कर रहे हैं अपना, तो उसमें जिस प्रोग्राम में आप करना चाह रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट टेस्ट होगा, ठीक है। और 50% स्कोर होना चाहिए। HEC स्कॉलरशिप होल्डर्स कैन अप्लाई, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी सिक्योर कर ली है HEC स्कॉलरशिप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और सर्विंग एप्लीकेंट शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल विद प्रोविजन ऑफ एनओसी। मतलब एक बंदा है वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो वो एक प्रॉपर चैनल से अप्लाई करेगा, मतलब एनओसी लेगा कि उसके डिपार्टमेंट ने उसको अलाउ कर दिया कि वो एडमिशन ले सकता है। और उसके बाद पीएचडी कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एनी टाइम ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर। पीएचडी जो कैंडिडेट होते हैं वो किसी भी वक्त अप्लाई कर सकते हैं एकेडमिक ईयर में, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो होगी वो थॉरो इंटरव्यू होगा एलिजिबल कैंडिडेट्स का, वो साल के डिफरेंट टाइम्स पे भी कंडक्ट किया जा सकता है, ठीक है। स्कॉलरशिप फ्रॉम एंडोमेंट फंड फॉर पीएचडी अवेलेबल इन आईटी रिलेटेड फील्ड्स, मतलब स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जो लोग आईटी रिलेटेड फील्ड्स में पीएचडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये पीएचडी प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं, मल्टीपल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप्स अवेलेबल हैं, वो क्या होती है? अलाउ पीएचडी स्टूडेंट ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप प्रोग्राम अलाउ पीएचडी स्टूडेंट विद इन पियाज टू सर्व एज द टीए टीचिंग असिस्टेंट रिसर्च असिस्टेंट लैब इंजीनियर फॉर 9 कॉन्टैक्ट हावर्स इन रेगुलर सेमेस्टर एंड 3 कॉन्टैक्ट हावर्स इन समर सेमेस्टर, ठीक है। मतलब आपको अलाउ करते हैं कि आप टीए शिप कर लें, आर शिप कर लें, लैब इंजीनियर के तौर पे जॉब कर लें, और रेगुलर सेमेस्टर में आप 9 कॉन्टैक्ट हावर्स दे सकते हैं वीक में, और समर में आप 3 कॉन्टैक्ट हावर्स वीक में दे सकते हैं, और आपको जो है वो पर मंथ जो है वो 35,000 रुपये दी जाएंगे। ये आपकी सपोर्ट के लिए, क्योंकि पीएचडी में आपको पता है आपने फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है, या फिर अपने जो अपने ड्यूज़ हैं, एजुकेशनल ड्यूज़ आप कह लें, या आप कह लें कि आपके जो तालीमी खर्चात हैं, रिसर्च के खर्चात हैं, वो पूरे करने के लिए आपको ये एक बेनिफिट दिया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में एक बहुत कहते हैं ना, आपको कहते हैं ब्रीफ तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, बहुत जो थॉरोली करके आपको जो है इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं गाइड कर पाऊँगा। तो मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के साथ हाजिर होंगे, या फिर इसी यूनिवर्सिटी की मज़ीद किसी डिटेल में इंशाल्लाह रोशनी डालेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।